सृष्टि अपने केबिन में दीवार से लगकर खड़ी थी और रोए जा रही थी। अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ वो सब उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। प्रलय ने तो ना जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन अब उन सब बातों को सोच सोच कर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो रोते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी मानव जी से हुई है और मैं सिर्फ उनकी पत्नी हूँ। किसी के कहने से मैं उनसे अलग नहीं हो जाऊंगी और किसी के कहने से मैं यूं ही किसी की पत्नी नहीं बन जाऊंगी। अब मैं प्रलय नाम के उस इंसान को अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और रागिनी अंदर आए। रागिनी हैरानी भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिस तरह से प्रलय उसका हाथ पकड़कर उसे केबिन से खींच कर लेकर गया था वो कोई मामूली बात नहीं थी। रागिनी उसके बिल्कुल पास आए और उसके हाथ को पकड़कर देखने लगी। उसकी गलती की वजह से उसका हाथ जल गया था। भले ही प्रलय ने उसके हाथ पर दवा लगा दी थी, लेकिन अभी भी उसके हाथ पर हुए छाले साफ दिखाई दे रहे थे। रागिनी मायूसी से बोली, सॉरी यार सृष्टि, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो डिब्बी नीचे छूट गई। सृष्टि उसे समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं रागिनी, कभी कभी गलती हो जाती है और वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। रागिनी हिचकिचाते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बता कि अंदर बॉस के केबिन में क्या हुआ। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रागिनी ने अपनी भौहें उचकाए और बोली, क्या हुआ? मुझे ऐसे हैरानी से क्यों देख रही है? बता ना, अंदर बॉस के केबिन में क्या हुआ? सृष्टि तुरंत बोली, बॉस? क्या वो प्रलय राणा हमारे नए बॉस हैं? रागिनी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सृष्टि के चेहरे के रंग उड़ गए और वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो प्रलय राणा से अपना पीछा कैसे छुड़ाएगी। पहले अमय राणा और अब प्रलय राणा। हालांकि अमय और प्रलय में जमीन आसमान का फर्क था। अमय जब सृष्टि को देखता था तो उन नज़रों में सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी होती थी, जबकि प्रलय की बातें भी अलग थी और उसकी सृष्टि को देखने का नजरिया भी। रागिनी उसके पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं अपनी बहन मानती हूँ सृष्टि, और तुम मुझे अपने दिल की हर बात कह सकती हो। मेरा यकीन करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। क्या तुम्हारे और प्रलय सर के बीच कुछ चल रहा है क्या? सृष्टि तुरंत अपनी जगह से उठी और रागिनी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोली, तुम ये कैसी बात कर रही हो रागिनी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी? किसी और का ख्याल भी अपने दिमाग और दिल में आने दूंगी? मेरे और प्रलय सर के बीच कुछ भी नहीं है। मैं तो उन्हें ढंग से जानती तक नहीं। रागिनी ने हल्का सा अपना सिर झुकाया और बोली, सॉरी यार सृष्टि, लेकिन आज जिस तरह से वो तेरा हाथ पकड़कर तुझे अपने केबिन में लेकर गए, ऐसा लगा जैसे वो तुझे हक से लेकर जा रहे हो। तूने भी उन्हें नहीं रोका तो मुझे लगा शायद तुम दोनों के बीच कुछ। और वैसे भी प्रलय सर ने जिस तरह से इस कंपनी को टेक ओवर किया है वो बहुत अजीब है। पहले खुद ही उन्होंने इस कंपनी को छोड़ा था और अब खुद ही इस कंपनी को वापस अपने अंडर कर लिया। सृष्टि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी क्या बोल रही है। उसका सिर पहले ही दर्द से फटे जा रहा था। वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसे यूं देखकर अब रागिनी ने भी कुछ नहीं कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो सृष्टि के केबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद सृष्टि ने अपना सिर पीछे सीट से लगाया और अपनी आंखें बंद की तो प्रलय का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और बोली, नहीं, आपके चेहरे को भी इमेजिन करना मेरे लिए गलत बात है। आपको क्या लगता है कि आप मेरे ऐसे करीब आएंगे, मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भले ही इस जॉब को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो अब आप मेरा गुस्सा देखेंगे। ये बोलते हुए सृष्टि कांप रही थी। वही प्रलय अभी भी अपनी चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप से सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि और उसके बीच जो बातें हुई वो उसके दिमाग में भी चल रही थी। तभी वो कुछ सोचते हुए बोला, तुमसे तो मैंने अपना इजहार कर दिया यूनिवर्स। अब उस इंसान से मिला जाए जो तुम्हें मेरी जिंदगी में लाने के लिए मेरे मोहरे का काम करेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल थी। वो अपने केबिन से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर राणा इंडस्ट्रीज से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी बजाज इंडस्ट्रीज के बाहर थी। बजाज इंडस्ट्रीज ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन मुंबई में बजाज इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी नाम था। उसकी सीईओ ख्याति बजाज थी और मानव बजाज इंडस्ट्रीज में ही काम करता था। प्रलय बजाज इंडस्ट्रीज में आया तो बिना रिसेप्शन पर परमिशन लिए सीधा ख्याति के केबिन में आ गया। ख्याति इस वक्त अपने केबिन में बैठी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। केबिन का दरवाज़ा खुला तो उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अपने सामने प्रलय को देखकर वो हैरान रह गई। प्रलय अंदर आया और जाकर उसके सामने चेयर पर बैठ गया।
ख्याति को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि खुद प्रलय उसके ऑफिस में आया है। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और प्रलय के करीब आकर उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। प्रलय चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ प्रलय राणा। ख्याति खुश होते हुए बोली, आज ये इतनी मेहरबानी कैसे हो गई? खुद चांद जमीन पर कैसे उतर आया? प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि आज मुझे तुमसे कोई काम है, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ख्याति जाकर अपनी चेयर पर बैठी और हैरानी से देखते हुए बोली, प्रलय राणा को ख्याति बजाज से काम? इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रलय ख्याति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी कंपनी में एक मानव नाम का आदमी काम करता है। प्रलय के मुंह से मानव का नाम सुनकर ख्याति की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो तुरंत बोली, अब ऐसे मत कह देना कि मुझे उस मानव का इंसेंटिव बढ़ाना है। वो वैसे भी किसी काम का नहीं है, सिवाय आवारागर्दी और ऑफिस में टाइम पास के अलावा वो और कुछ नहीं करता है, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि तुम मुझसे ऐसी कोई हेल्प लोगे। आखिर बात क्या है? प्रलय डेविल स्माइल के साथ बोला, उसे अपने साथ एक बिजनेस ट्रिप पर लेकर जाना है। ख्याति हैरानी से उसकी तरफ देखती हुए बोली, हाट, बिल्कुल भी नहीं, मैं और उस मानव के साथ बिजनेस ट्रिप पर कभी भी नहीं। प्रलय अपनी जगह से उठा और बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आज प्रलय राणा तुम्हारे ऑफिस में आया था, तुम्हारे पास एक मौका था प्रलय राणा से दोस्ती करने का, खैर अब दुश्मनी करेंगे। प्रलय की बात सुनकर ख्याति के सांसें हलक में अटक गई। वो तुरंत बोली, तुम नाराज क्यों हो रहे हो प्रलय? तुम जानते हो मैं कब से तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती थी, और अगर तुम मुझे सामने से ये मौका दे रहे हो तो भला ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे नहीं पता तुम उस मानव को मुझे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर लेकर जाने के लिए क्यों कह रहे हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाऊं तो ठीक है, मैं उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर उसके बदले में तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। प्रलय व्यंग्य से हंसा और बोला, हालांकि प्रलय किसी से कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाता, वो हर काम की कीमत देता है, लेकिन कीमत प्रलय राणा खुद डिसाइड करता है, काम करने वाला इंसान नहीं। मेरी तरफ से डील कैंसिल। ये बोलकर प्रलय वहां से जाने लगा। ख्याति ने गुस्से से अपनी मुठिया कस ली। वो तुरंत उसे रोकते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, यार एक तो तुम्हारा एटीट्यूड इतना खतरनाक है ना कि तुम्हारे सामने इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तुम मुझे वो मत दो जो मैं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। बेशक से तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रलय उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे देखता रहा और बोला, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ख्याति मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट। प्रलय मुस्कुराया और बोला, ओके फाइनल है, जल्द से जल्द उस मानव को लेकर एक बिजनेस ट्रिप पर जाओ। ये बोलकर अब प्रलय एक बार फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ख्याति उसे जाते देख बोली, लेकिन इतना तो बताओ कि आखिर तुम्हारा इरादे क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? अब ये मत कहना कि उसे एक वेकेशन पर भेजना चाहते हो, ये तो तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर तुम्हारा दिमाग में चल क्या रहा है मिस्टर प्रलय राणा? ख्याति की बात सुनकर प्रलय के कदम रुक गए, लेकिन उसने पलटकर ख्याति की तरफ नहीं देखा। चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, मैं कोई गेम नहीं हूं जिसे यूं ही कोई सीख जाएगा। प्रलय राणा और उसके इरादों को जानने के लिए प्रलय राणा की जान बनना जरूरी है, जो सिर्फ एक ही है, यूनिवर्स। ये बोलकर प्रलय अब बिना एक पल रुक ख्याति के केबिन से बाहर चला गया। ख्याति बस उसे जाते देखती रह गई। वो प्रलय की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो हार कर अपनी जगह पर बैठी और सोचने लगी कि अब वो मानव को अपने साथ लेकर जाए कहाँ पर। शाम हो चुकी थी। सृष्टि अपने केबिन से बाहर निकली और रागिनी के केबिन में आए। दोनों जब ऑफिस से बाहर की तरफ आ रही थी तो सृष्टि को बहुत डर लग रहा था कि कहीं से प्रलय न आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाए। भले ही उसने मन ही मन प्रलय को खुद से दूर रहने की धमकी दे रखी थी, लेकिन सृष्टि भी जानती थी कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसके मन में मानव और संतोष जी का डर इतना था कि वो सांस भी डर डर कर लेती थी, तो किसी से लड़ाई करना तो दूर की बात थी। वो नीचे पार्किंग एरिया तक आए तो उसने राहत की सांस ली। रागिनी उसे देखते हुए बोले, तुम इतना डर क्यों रही हो? आखिर बात क्या है सृष्टि? मैं देख रही हूँ आज सुबह से तुम काफ़ी अलग लग रही हो। पहले बिना वजह मुस्कुरा रही थी और अब तुम्हारा चेहरा डर से भरा हुआ है। सृष्टि अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, वो बस में यूं ही कुछ सोच रही थी। तुम चलो ना जल्दी, वरना देरी हो जाएगी। ये बोलते हुए उसने रागिनी का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। प्रलय जो अपनी गाड़ी में बैठा सृष्टि और रागिनी की तरफ देख रहा था। सृष्टि को यूं डरते देख उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो सृष्टि को डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
उसने तो यही सोचा था कि वो सृष्टि से अपने प्यार का इजहार करेगा, लेकिन वो इजहार सृष्टि को इस कदर डरा जाएगा, ये वो नहीं चाहता था। बजाज इंडस्ट्रीज से आते वक्त उसने सोचा था कि वो सृष्टि को खुद वर्मा हाउस ड्रॉप करके आएगा, लेकिन सृष्टि को यूं डरते हुए देख वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। सृष्टि और रागिनी बाहर आए और बस में बैठकर वहां से निकल गई। प्रलय की गाड़ी सृष्टि की बस का पीछा कर रही थी। सृष्टि भले ही समझ रही थी कि प्रलय उसे परेशान नहीं करेगा, शायद वो समझ गया होगा कि सृष्टि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए अब वो उसके आसपास नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाड़ी चला रहे प्रलय के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। अभी वो गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर ख्याति का फ़ोन आया। उसने ख्याति का कॉल रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही सामने से ख्याति की आवाज़ आई, तुम्हारे कहने पर अब मैं मानव को लेकर कल देहरादून जा रही हूँ। आई होप अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमसे नाराज़ होने का मतलब ही नहीं बनता। ख्याति हैरानी से बोली, क्या मतलब? प्रलय ने कुछ नहीं कहा, बस कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो डेविल स्माइल के साथ बोला, प्रलय राणा की नाराज़गी उनके साथ होती है जो प्रलय राणा के हो, और प्रलय राणा यूं ही किसी को अपना नहीं बनाता, और जिसे अपना बना ले उसे तो फिर प्रलय राणा से कोई अलग कर ही नहीं सकता। ये दीवाना सिर्फ दीवानापन की बातें नहीं करता, ए दिले दुश्मन, ये तुम्हें अपनी दीवानगी की हद भी दिखाएगा। तुमने कहा कि बंदिशों में हो तुम, इसलिए मेरी हो नहीं सकती, पर ओह माय यूनिवर्स, अब तुम्हारा ये आशिक तुम्हें अपना बनाकर दिखाएगा। क्या चल रहा है प्रलय के दिमाग में? किस हद तक जाएगा प्रलय का ऑब्सेशन? जानने के लिए पढ़ते रहिए। सृष्टि बस से उतरकर पैदल पैदल वर्मा हाउस की तरफ जा रही थी। वही प्रलय की गाड़ी पूरे रास्ते उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही सृष्टि वर्मा हाउस के अंदर गई, प्रलय ने अपनी गाड़ी वापस घुमा दी और राणा मैंशन की तरफ निकल गया। सृष्टि घर के अंदर आई तो उसे आज माहौल थोड़ा शांत मिला। सृष्टि ने राहत के सांस ली और सीधा अपने कमरे में जाकर पहले अपना पर्स और फ़ोन टेबल पर रखा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी कमरे में मानव आया और उसे देखते हुए बोला, खाना बनाने के बाद मेरे कपड़े पैक कर देना। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों मानव जी, आपके कपड़े क्यों पैक करने हैं? मानव ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, तेरी इतनी औकात कब से हो गई कि तू मुझसे सवाल करने लगे? जितना कहा है उतना किया कर। मैं तो अपने बाप के सवालों के जवाब नहीं देता, तू तो चीज़ ही क्या है? मानव की बात सुनकर सृष्टि ने अपना सर झुका लिया और वॉशरूम के अंदर चली गई। लेकिन उसे टेंशन हो रही थी कि मानव के कपड़े क्यों पैक करने हैं। नहाते वक्त उसका ध्यान अपने हाथ पर गया। अचानक ही उसके सामने प्रलय का चेहरा घूम गया। प्रलय ने जिस तरह से उसके हाथ पर दवा लगाई थी, वो अभी भी उसके हाथ को अपने हाथ पर महसूस कर सकती थी। सृष्टि ने तुरंत अपना सिर झटका और जल्दी से नहाकर वॉशरूम से बाहर आए। सबसे पहले वो किचन में आई ताकि जल्दी जल्दी रात का खाना बना सके। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन में हॉल में कुसुम जी सोफे पर बैठी अपने हाथों में पकड़ी हुई पिक्चर्स को देख रही थी। उन्हें बस प्रलय का इंतजार था। अभी कुछ देर पहले उनकी प्रलय से बात हुई थी तो प्रलय ने उन्हें बताया था कि वो अभी थोड़ी ही देर में घर आ रहा है। अभी वो पिक्चर्स की तरफ देख ही रही थी कि दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और प्रलय अंदर आया। उन्हें देखते हुए प्रलय भी मुस्कुराया और आकर उनकी गोद में अपना सिर रखकर सोफे पर लेट गया। कुसुम जी हैरान रह गई। वो प्रलय के सिर पर अपना हाथ चलाते हुए बोली, क्या बात है, आज ये मेरा खड़ूस बेटा इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? प्रलय मुस्कुराते हुए ही बोला, आपको किसने कहा कि मैं खड़ूस हूँ? मैं तो यूं ही हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, आप ही मेरी मुस्कुराहट नहीं देखती हो मॉम। कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अगर खड़ूस नहीं हो तो फिर अब मैं जो कहूँगी मेरी वो बात मानोगे ना? प्रलय उन्हें देखते हुए बोला, आज तक ऐसी कोई बात है जो मैंने आपकी नहीं मानी हो? कुसुम जी ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज की बात कुछ खास है। प्रलय ने अब सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। कुसुम जी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई पिक्चर्स उसके सामने की और बोली, इनमें से एक लड़की अपने लिए पसंद कर लो। आज ही पंडित जी ने भिजवाई है, मुझे तो सारी ही अच्छी लग रही है। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी पसंद आए, फिर रिश्ते की बात फाइनल करूंगी। प्रलय ने बिना उन पिक्चर्स की तरफ देखे उन्हें कुसुम जी के हाथ से लिया और टेबल पर रखते हुए बोला, मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं है मॉम। कुसुम जी हैरानी से बोली, बिना देखे ही सबको रिजेक्ट कर दिया? ये कोई बात होती है प्रलय? मैं कितने वक्त से कह रही हूँ तुमसे कि शादी के लिए कोई लड़की पसंद कर लो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। देखो अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। प्रलय मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर कुसुम जी हैरानी से बोली, मतलब मेरा शक सही था? बताओ मुझे कौन है वो लड़की, मैं कल ही उसके घर जाकर उसका हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी। मैं भी देखती हूँ प्रलय राणा ने किसे पसंद किया है अपने लिए। प्रलय सृष्टि के बारे में सोचते हुए बोला, आप उसके घर नहीं जा सकती है मॉम। कुसुम जी हैरानी से बोली, क्यों? ऐसे कैसे, क्यों नहीं जा सकती मैं उसके घर?
प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप उसके घर गई तो वो जो पहले ही गुस्से में नाक फुलाए घूम रही है, वो और ज़्यादा नाराज हो जाएगी मुझसे। अब कुसुम जी गुस्से से बोली, अच्छा अब तो मैं जरूर जाऊंगी उसके घर। मैं भी तो देखूं कि मेरे प्रलय को रिजेक्ट करने वाली आखिर है कौन। प्रलय सृष्टि के बारे में सोचते हुए बोला, वो यूनिवर्स है मेरी। ये बोलते हुए वो कुसुम जी की गोद से उठा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, उसे तो मैं सीधा इस घर में लेकर आऊंगा मॉम, बस आप उसके वेलकम की तैयारी कीजिएगा। कुसुम जी को अब उसकी बातों पर और भी ज्यादा हैरानी हो रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रलय ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, जल्दी से खाना लगा दीजिए मॉम, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। कुसुम जी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन प्रलय तब तक सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। कुसुम जी हैरानी से बोली, ऐसी कौन सी लड़की है जो मुझे देखकर नाराज हो जाएगी और प्रलय उसे सीधा इस घर में ले आएगा। कहीं प्रलय उसके साथ कोई जबरदस्ती तो। ये बोलते हुए कुसुम जी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। प्रलय ने अपने रूम में आकर अपना क्लोजेट खोला और क्लोजेट में से कपड़े निकालते वक्त उसकी नज़र वही साइड में रखे हुए सृष्टि के ब्रेसलेट पर गई। उसने उस ब्रेसलेट को उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने लाकर बड़े ही प्यार से देखने लगा। वो उसे देखते हुए बोला, बस कुछ दिन और यूनिवर्स, उसके बाद तुम उस नर्क से बाहर निकलकर मेरे पास आओगी। तुम मेरी दुनिया में मेरी दुनिया बनकर आओगी। मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करोगी या नफरत, आई डोंट केयर, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों के लिए इतना ही काफ़ी है। ये बोलकर उसने उस ब्रेसलेट को बड़े ही प्यार से चूमा और फिर वापस उस जगह पर रख दिया। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ सृष्टि वर्मा हाउस में सबको खाना खिला रही थी। सब बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सृष्टि रसोई में गरम गरम रोटियां सेक रही थी और साथ ही साथ उन्हें टेबल पर सर्व भी कर रही थी। बाहर से संतोष जी चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक सबको पेट भर के खाना खिला चुकी होती। एक तुम हो जिसे एक रोटी बनाने में भी 1 घंटा लग जाता है। संतोष जी की बात सुनकर सृष्टि एकदम से हड़बड़ा गई और चिमटे की जगह उसने अपने हाथ से ही रोटी गैस पर रखकर सेकना शुरू कर दिया। जैसे ही उस रोटी की गरम गरम हवा उसकी उंगली पर लगी, उसने अपना हाथ पीछे की तरफ झटकाया और अपने होठों को गोल कर फूंक मारते हुए उस जलन को कम करने की कोशिश करने लगी। तभी मानव गुस्से से गरजते हुए बोला, अब रोटी लाओगी या फिर यूं टेबल पर तुम्हारा इंतजार करता बैठा रहूं? अगर ढंग से रोटी खिलानी ही नहीं है तो रोटी खाने के लिए बुलाया ही क्यों? ये बोलकर मानव ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा। सृष्टि ने तुरंत दूसरी रोटी सेकी और जल्दी से बाहर की तरफ लेकर आई क्योंकि पहले वाली रोटी उसके अपने हाथ को संभालने के चक्कर में जल गई थी। उसने जल्दी से रोटी मानव के प्लेट में रखी और तुरंत रसोई की तरफ भाग गई। मानव रोटी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोचा था जाने से पहले ढंग से घर का खाना खाऊंगा, लेकिन इसकी शक्ल देखकर खाना खाने का मन ही नहीं करता। संतोष जी हैरानी से बोली, तुम्हें कहाँ जाना है? मानव बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो आपको क्या लगता है कि अब मैं सारा दिन घर पर बैठा रहूंगा? इतना भी लाचार नहीं हुआ हूं, अपनी बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप पर देहरादून जाना है मुझे। उसी वक्त किचन से सृष्टि रोटी लेकर बाहर आए और मानव की बातें सुनकर हैरानी से बोली, लेकिन अभी तो आपकी तबीयत सही नहीं है ना मानव जी? तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? मेरा मतलब है अभी तो आप ज़्यादा चलने फिरने की हालत में ही नहीं है। मानव गुस्से से गरजते हुए बोला, अच्छा तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तेरे कहने से काम करूंगा मैं, तेरे कहने से कहीं आऊंगा जाऊंगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे ज्ञान देगी? लगता है अपनी औकात भूल गई। ये बोलकर मानव अपनी प्लेट को हल्का सा पीछे की तरफ धकेलते हुए अपनी जगह से उठा और सृष्टि के पास आकर उसे गुस्से से देखने लगा। सृष्टि डर से कांपते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था मानव जी। मैं तो बस आपके लिए ही बोल रही थी कि अभी आपकी तबीयत। अभी वो बोल ही रही थी कि मानव ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उन दोनों को यूं देखकर संतोष जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैरने लगी। वही राघव जी भी एक्सप्रेशन लेस होकर बोले, एक तो इस घर में खाना भी कोई ढंग से नहीं खाने देता है, जब देखो मनहूसियत फैली रहती है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठे और अपने कमरे में चले गए। विनी भी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की किसी काम की नहीं है, जानबूझकर खाने के वक्त ऐसा ड्रामा करती है कि सबका मूड खराब हो जाए। ये बोलकर वो भी अपनी जगह से उठी और वहां से चली गई। सृष्टि अपनी आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। उसे अपनी गलती तक नहीं पता थी। उसने तो बस मानव के लिए ही कहा कि मानव की हालत ठीक नहीं है, उसे कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसे कहाँ पता था कि किसी की फिक्र करना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। संतोष जी मानव और सृष्टि के पास आए और मानव के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तू इसके मुंह क्यों लगता है? तुझे पता तो है ये तो चाहती है कि तू बस घर के लायक रह जाए, ताकि तू घर संभाले और ये बाहर जाकर कहीं भी मुंह मारे। तू इसकी बातों को मत सुना कर, तू जा रहा है काम पर तो जा, लेकिन बस अपना ख्याल रखना। तुझे तो पता ही है तुझे तेरी माँ कितना प्यार करती है।
इसका क्या है, तुझे कुछ हो गया तो इसे तो और भी मिल जाएगा। सृष्टि, जिसकी आंखों से पहले ही आंसू नहीं रुक रहे थे, संतोष जी की बातें सुनकर उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। मानव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मेरे सामने ये रोने का ड्रामा मत कर, चल दफा हो जा यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सृष्टि अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। वो अंदर आकर रोते हुए बोली, मुझे सच में आपकी फिक्र है मानव जी। भले ही आप मुझसे नाराज रहते हैं, मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको प्यार करती हूँ। आप पति हैं मेरे, इसलिए मुझे आपकी फिक्र हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको तकलीफ देकर मैं खुश होती हूँ। पता नहीं कब आप भी मुझे वो प्यार करेंगे जो मैं आपसे करती हूँ। ये बोलते हुए वो सिसक सिसक कर रोए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन में प्रलय डाइनिंग टेबल पर आया तो कुसुम जी ने अभी तक खाना नहीं लगाया था। वो सीधा किचन में चला गया। किचन में जाकर उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी उतर आई। वो कुसुम जी के पास आया जो गैस काउंटर पर खड़ी गरम गरम रोटियां सेक रही थी, क्योंकि प्रलय को गरम गरम रोटी ही पसंद थी। अचानक से उनके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। प्रलय को देखने के चक्कर में उनका हाथ हल्का सा तवे से छू गया था। प्रलय ने तुरंत उनके हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला, क्या कर रही हैं आप मॉम? कितनी बार कहा है आपसे कि सर्वेंट को बुलाकर उससे बनवा लिया कीजिए खाना, लेकिन नहीं, उन्हें तो आपने आराम करने भेज दिया और अब खुद मेरे लिए खाना बना रही है। कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, अगर सर्वेंट खाना बनाती तो तू सिर्फ 2 रोटी खाता, लेकिन अब अगर मैं खाना बना रही हूं ना तो तू पेट भरकर खाएगा। बस इसीलिए तेरे लिए मैं खुद खाना बनाती हूँ। कुसुम जी की बात सुनकर प्रलय मुस्कुराया। वो उनके हाथ को अभी भी अपने होठों को गोल कर फूंक मारते हुए ठंडक दे रहा था। कुसुम जी ने अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, इतना भी नहीं जला है? ये सब तो होता रहता है, तू ये बता, यहीं पर मेरे पास खड़ा होकर खाना खाएगा या फिर डाइनिंग टेबल पर सर्व करूं? प्रलय तुरंत काउंटर पर बैठ गया और बोला, मैं तो यहीं पर खाऊंगा, आप बस जल्दी से खाना दे दीजिए। कुसुम जी ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट में खाना सर्व किया और प्रलय को दे दिया। प्रलय मुस्कुराते हुए अपना खाना खाने लगा। उसकी नज़र एक बार फिर से कुसुम जी पर गई। कुसुम जी को देखते हुए उसकी आंखों के सामने सृष्टि का चेहरा घूमने लगा। वो इमेजिन कर रहा था कि जब सृष्टि राणा मैंशन में आ जाएगी तो वो भी उसके लिए ऐसे ही खाना बनाएगी और खाना खाने के बजाय प्रलय उसे किस किस तरह से परेशान करेगा। वो सब सोचते हुए उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही कुसुम जी उसे देख देख कर हैरान हो रही थी। उनका मन कर रहा था कि प्रलय से पूछे कि आखिर वो लड़की है कौन जिसे प्रलय दीवानों की तरह खाना खाते वक्त भी इमेजिन कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो चुप रही। प्रलय ने अपना खाना फिनिश किया और फिर कुसुम जी के माथे को चूमकर गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। उसे जाते देख कुसुम जी बोली, मेरे लिए तेरी खुशी सबसे बढ़कर है प्रलय, लेकिन अगर वो खुशी किसी के साथ जबरदस्ती करके मिलेगी तो वो मैं तुझे नहीं करने दूंगी। सुबह का वक्त। वर्मा हाउस से मानव कैब में बैठकर जा चुका था। उसने सृष्टि को ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि उसे आने में काफी दिन लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ ख्याति ने प्रलय को कॉल किया। प्रलय ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। प्रलय ने उसका कॉल रिसीव किया। सामने से ख्याति बोली, मैं मानव के साथ देहरादून जा तो रही हूँ, लेकिन ये तो बता दो कि जाना कितने दिनों के लिए है। प्रलय चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल के लिए बोला, तुम बेशक से जब मर्जी वापस आ जाओ, लेकिन वो मानव तब तक देहरादून से वापस नहीं आएगा जब तक कि प्रलय राणा ऑर्डर नहीं देगा, और प्रलय राणा का ऑर्डर प्रलय राणा के मूड पर डिपेंड करता है, और प्रलय राणा का मूड उसे यहाँ वापस लाने का बिल्कुल भी नहीं है। क्या मानव का देहरादून जाना करेगा सृष्टि और प्रलय को एक? क्या चल रहा है प्रलय के दिमाग में, जानने के लिए पढ़ते रहा मुंबई एयरपोर्ट पर। मानव एयरपोर्ट के अंदर आया तो उसे वहां पर ख्याति मिली। ख्याति को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ख्याति को तो वो कब से अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन ख्याति कभी उसके जाल में फंसती ही नहीं थी। उसने तो बहुत बार ट्राई किया था कि ख्याति की कंपनी में काम करते करते ख्याति की कंपनी ही अपने नाम करवा ले, जिसका एक ही रास्ता था, ख्याति को अपने प्यार के चक्कर में फंसाना। लेकिन ख्याति जैसी लड़की मानव जैसे लड़के के चंगुल में फंस ही नहीं सकती थी। वो अपने पैर से हल्का हल्का लंगड़ाते हुए ख्याति के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ मैम, आपने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया, मुझे पता था एक दिन आप मुझसे खुश जरूर होंगी। ख्याति ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और थोड़े एटीट्यूड से बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हनीमून पर नहीं लेकर जा रही हूँ तुम्हें, एक बिजनेस ट्रिप पर लेकर जा रही हूँ, और थोड़ा ढंग से रहना। अगर ज़्यादा इधर उधर दिमाग चलाया तो लेकर तो फ्लाइट पर जा रही हूँ, वापसी तुम्हें पैदल करनी पड़ेगी। ये बोलकर ख्याति आगे की तरफ बढ़ गई। मानव उसे जाते देख बोला, ऐसे कैसे वापसी मुझे पैदल करनी पड़ेगी? जा तो मैं तुम्हारा एम्प्लॉय बनकर रहा हूँ, लेकिन आऊँगा मैं बजाज इंडस्ट्रीज का बॉस बनकर। अगर तुम्हें अपने चंगुल में नहीं फंसा लिया तो मैं भी मानव वर्मा नहीं। ये बोलकर मानव तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिया। वहीं दूसरी तरफ
सृष्टि बस स्टॉप पर आए और अपनी बस का इंतजार करने लगी। उसे रागिनी का भी इंतजार था। रागिनी और वो हमेशा बस स्टॉप पर मिलते थे, लेकिन आज ना ही रागिनी आ रही थी और ना ही बस। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही बस पर गई। वो अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, रागिनी कहाँ रह गई? इसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। सृष्टि रागिनी के बारे में सोच रही थी। तभी बस उसके सामने आकर रुक गई तो उसे मजबूरन बस में चढ़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रागिनी अपने सामने खड़े हार्दिक को देख रही थी। हार्दिक ने अपनी गाड़ी से उसका रास्ता रोका था। वो हार्दिक को देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि कल से हार्दिक ऑफिस में ही घूम रहा था। रागिनी उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हार्दिक जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारा पीछा करने का कोई शौक नहीं है। बस ये समझ लो कि कोई है जो मुझसे तुम्हारा पीछा करवा रहा है। रागिनी हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं साफ साफ बता देती हूँ तुम्हें, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। पहले कंपनी अमय सर की थी, लेकिन अब प्रलय सर ने टेक ओवर कर लिया है और मैं सिर्फ उस कंपनी में काम करती हूँ। प्लीज़ आप मेरे बारे में फालतू का कुछ मत सोचिए, मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ये बोलते हुए रागिनी का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। हार्दिक उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो उसके करीब हुआ तो रागिनी तुरंत पीछे की तरफ हट गई। हार्दिक अभी भी नहीं रुका तो रागिनी पीछे खड़ी उसकी गाड़ी से लग गई। हार्दिक उसके ऊपर झुका और बोला, इंटरेस्ट तो मुझे भी तुम में नहीं, लेकिन फिलहाल तुम्हें इंटरेस्ट के साथ मेरी गाड़ी में बैठना पड़ेगा और मेरे साथ राणा इंडस्ट्रीज चलना पड़ेगा। रागिनी गुस्से से बोली, कोई ज़बरदस्ती है क्या? हार्दिक एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, ज़बरदस्ती ही समझ लो। अब ज़्यादा वक्त मत बर्बाद करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो। ये बोलकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। रागिनी हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हार्दिक ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ लेकर गया और उसे गाड़ी में धक्का दिया। रागिनी हैरान रह गई, लेकिन वो बाहर निकलती उससे पहले ही हार्दिक ने ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रागिनी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बार बार हार्दिक की तरफ देख रही थी, लेकिन हार्दिक का ध्यान पूरा गाड़ी चलाने में था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी गाड़ी सृष्टि की बस का पीछा कर रही थी। उसी ने हार्दिक को रागिनी के पास भेजा था ताकि रागिनी और सृष्टि दोनों ऑफिस एक साथ ना आए। सृष्टि बस से उतरकर राणा इंडस्ट्रीज के अंदर आए और अंदर जाकर लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और लिफ्ट के अंदर आए, किसी ने अपने पैर से लिफ्ट के दरवाजे पर रोका और बंद होते हुए लिफ्ट एकदम से रुक गई। सृष्टि ने नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा, ये सोचकर कि कोई एम्प्लॉय होगा, लेकिन वहां पर प्रलय राणा को देखकर उसकी सांसें सूखने लगी। वही दरवाजे पर खड़ा प्रलय एकटक सृष्टि को देख रहा था, जिसने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। प्रलय को अपने सामने देखकर सृष्टि चौंक गई थी। उसने तुरंत अपने कंधे पर समेट कर रखा हुआ पल्लू नीचे की तरफ सरकाया और अपने पूरे पेट को कवर कर लिया। उसकी इस हरकत पर प्रलय की नज़रें तिरछी हो गई। वो अंदर की तरफ आया और सृष्टि के बिल्कुल करीब होकर खड़ा गया। सृष्टि लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, आप यहाँ? मुझे सीढ़ियों से जाना है। ये बोलकर वो तुरंत लिफ्ट से बाहर की तरफ जाने लगी। प्रलय ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे रोका तो सृष्टि का पल्लू खुद ब खुद ऊपर की तरह उठ गया और प्रलय का हाथ सृष्टि के पेट को छूने लगा। सृष्टि की सांस जैसे हलक में अटक गई। गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने प्रलय की तरफ देखा। प्रलय ने अपने हाथ से हल्का सा उसके पेट को दबाया और बोला, क्यों, लिफ्ट से जाने में क्या प्रॉब्लम है? सृष्टि कांपती हुई आवाज में बोली, छोड़िए मुझे। प्रलय हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, छोड़ने के लिए तो पकड़ा ही नहीं है तुम्हें यूनिवर्स। सृष्टि प्रलय की आंखों में देखते हुए बोली, आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? प्रलय भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कुछ भी नहीं, पर मैं सब कुछ बिगड़ा हुआ संवारना चाहता हूँ। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का पल्लू अपने हाथ में पकड़ा और जिस तरह से उसका दुपट्टा पहले अच्छे से सिमटा हुआ उसके कंधे पर था, वैसे ही वापस रखने लगा। उसकी उंगलियों की छुअन जो कभी सृष्टि की गर्दन पर सृष्टि को महसूस हो रही थी तो कभी अपनी पीठ और अपने पेट पर, उनसे सृष्टि सहने लगी। सांसों की गहराई बढ़ती ही जा रही थी और प्रलय की गहरी नज़र उस पर और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। उसने सृष्टि के दुपट्टे को बिल्कुल ठीक किया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, खुद को अगर मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो तो मेरी एक बात थोड़ा ध्यान से सुन लो यूनिवर्स। अगर इस पूरी दुनिया में मेरी यूनिवर्स को देखने का हक किसी को है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे है। प्रलय राणा को, और प्रलय राणा का हक तो उसे हक देने वाली भी नहीं छीन सकती। सृष्टि ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, लेकिन मैं आपको कभी खुद पर वो हक दूंगी ही नहीं। ये बोलते हुए वो प्रलय को बहुत गुस्से से देख रही थी। प्रलय वापस उसके चेहरे पर झुका और इस बार उसकी गर्म सांसें सृष्टि के चेहरे को छूने लगी। सृष्टि लिफ्ट की दीवार से लगी हुई थी और प्रलय ने अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखे हुए थे।
वो उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुक कर बोला, कोई राह चलता इंसान नहीं हूं मैं, जो तुमने इनकार किया तो मैं इजहार भुला दूंगा। आशिक हूं मैं तुम्हारा, वो भी दिल जला। तुमने इनकार किया तो तुमसे तुम ही को चुरा लूंगा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा खुला। सृष्टि बस प्रलय की आंखों में खोई हुई थी, जिनमें उसे एक अलग ही दीवानापन नजर आ रहा था। उसे लिफ्ट खुलने का कुछ पता ही नहीं चला तो प्रलय ने उसके पेट पर अपनी 2 उंगलियां रखी और उसके नाजुक से पेट पर चिकोटी काट ली तो सृष्टि सिसकी लेते हुए कांप उठी। वो होश में आए और होश में आते ही उसकी नज़र लिफ्ट के दरवाजे पर गई। उसने तुरंत प्रलय को खुद से धक्का दिया और लिफ्ट से बाहर निकल गई। वो तेज कदमों से अपने केबिन के अंदर आए और केबिन का दरवाजा बंद कर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। अपनी बेतहाशा चलती हुई धड़कनों को महसूस करते हुए वो प्रलय की बातें याद कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी चेयर पर आकर बैठी और अपना काम करने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान लग ही नहीं रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, बस कुछ दिन और, जैसे ही मानव अपनी ट्रिप से वापस आएंगे मैं इस नौकरी से रिज़ाइन दे दूंगी, मुझे नहीं करनी इस कंपनी में जॉब। बेशक से मानव जी मुझ पर गुस्सा करे लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। उसने अपना ध्यान काम पर लगाने की कोशिश की तो कुछ देर बाद वो थोड़ा ठीक हो गई थी, पर अचानक ही उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और खुद में सिमटने लगी। उसे अपने पेट में बहुत जोरों से दर्द महसूस होने लगा था। तभी कुछ सोचते उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना पस उठाया और उसे टटोलने लगी। उसे अपने सैनिटरी पैड चाहिए थे। उसे समझ आ गया था कि उसे पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन उसे बैग में सैनिटरी पैड्स मिल ही नहीं रहे थे। वो खुद से ही बोली, ये कैसे हो सकता है, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँगी? क्या मैं हाफ डे लेकर घर चली जाऊँ? पर नहीं, अगर घर जाऊंगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी और कहेंगी कि मैं काम से चोरी करती हूँ, पर यहाँ पर मैं सैनिटरी पैड कैसे मंगवाऊँ? क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस से बाहर जाऊँ? ये सब सोचते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा प्रलय लैपटॉप पर उसकी बातें सुन रहा था। जब उसे सृष्टि की प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम्हारा प्रलय तुम्हारे पास है तो तुम्हें फिक्र करने की इजाज़त ही नहीं है। यूनिवर्स ये प्रलय तो तुम्हारे कदमों में दुनिया लगा कर रख दे तो फिर ये तो चीज़ ही क्या है। ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और उससे किसी को एक मैसेज किया। कुछ देर बाद सृष्टि अपने केबिन से बाहर निकलने वाली ही थी। उसने सोच लिया था कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर मार्केट की तरफ जाएगी, लेकिन वो बाहर निकलती उससे पहले ही प्रलय केबिन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि उससे नज़र चुराते हुए बोली, मैं आपके ही केबिन में आ रही थी सर, वो मुझे। अभी वो बोल ही रही थी कि केबिन का दरवाजा बंद कर प्रलय अंदर की तरफ आया और सृष्टि के होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि का दिल धकसा रह गया। उसने नजरें उठाकर प्रलय की तरफ देखा। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा पेट दर्द हो रहा है। सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय ने अपना दूसरा हाथ सृष्टि के आगे किया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। प्रलय उसे देखते हुए बोला, इसमें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान होगा। सृष्टि को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रलय उसे ये सब सामान देने आया है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही प्रलय को समझ आ रहा था कि सृष्टि क्या सोच रही है। सृष्टि तुरंत बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप जा सकते हैं यहाँ से, मैं कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर जाना चाहती हूँ, बस आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने सृष्टि के गाल पर अपना हाथ रख दिया। सृष्टि एकदम से कांप उठी। वो तुरंत उसका हाथ अपने गाल से हटाने को हुई, लेकिन प्रलय उसके गाल को हल्का हल्का सहलाते हुए उसके चेहरे पर झुका और बोला, मुझे एक ही बात बार बार कहने की आदत नहीं है यूनिवर्स। मैं जानता हूँ तुम किस प्रॉब्लम में हो और मेरी यूनिवर्स की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं हूँ, बस इतनी कोशिश करना कि मैं खुद तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाऊँ। सृष्टि हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, खैर ये बताओ कि इसे खुद इस्तेमाल करोगी या फिर मैं हेल्प करूँ? सृष्टि को ऐसा लगा जैसे उसे एक जोर से बिजली का झटका लगा हो। वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई। प्रलय के मुंह से ऐसी बात सुनना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने तुरंत प्रलय के हाथ से बैग लिया और बोली, कितने बेशर्म इंसान हैं आप, शर्म नहीं आती आपको एक शादीशुदा लड़की से यह बातें करते हुए? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, मैं अपनी चीज़ मैनेज कर सकती हूँ। गुस्से से ये सब बोलकर वो प्रलय के हाथ से वो बैग लेकर तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। प्रलय अपने चेहरे पर लंबी सी स्माइल लिए उसे देख रहा था। सृष्टि वॉशरूम में आए और आकर उसने गहरी सांस ली। अभी अभी उसके साथ जो हुआ उसके लिए बहुत अजीब था। प्रलय ने उसका पूरा दिमाग घुमा दिया था। वो उस बैग की तरफ देखने लगी। उसने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें सैनिटरी पैड से लेकर पीरियड्स में जितनी भी चीज़ यूज़ होती है वो सब था। वो सब देखते हुए उसने अपना माथा पीट लिया।
लेकिन फिर अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो खुद ब खुद प्रलय के बारे में सोचने लगी थी। आज तक कभी मानव ने भी उसे ये सब चीज़ लाकर नहीं दी थी। अगर वो कभी मांगती भी तो मानव का यही जवाब होता था कि उसके पैर या हाथ नहीं टूटे जो वो अपनी चीज़ खुद नहीं ला सकती। प्रलय का उसके लिए ये सब करना उसे एक स्पेशल सी फील दे रहा था। पर जब अचानक ही उसे महसूस हुआ कि वो क्या सब सोच जा रही है, उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले और बोली, ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, मैं प्रलय सर की बातों में नहीं आ रही हूँ। इस वक्त मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो बस मैं उनसे हेल्प ले रही हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और हाँ, अब इस जॉब से रिज़ाइन तो मैं बहुत जल्दी दूंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अभी भी सृष्टि के केबिन में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अभी कुछ ऐसा खास था जो उसने अभी तक सृष्टि को नहीं दिया था। तभी उसकी नज़र सृष्टि पर गई जो वॉशरूम से अपनी साड़ी को संभालते हुए बाहर निकली। सृष्टि ने भी इस वक्त प्रलय की तरफ देखा जो उसकी चेयर पर आराम से बैठा था। उसे देखते हुए प्रलय उसकी तरफ बढ़ने लगा। सृष्टि का दिल एकदम जोरों से धड़क उठा। क्या देने वाला है अब प्रलय सृष्टि को? क्या सच में सृष्टि दे देगी जॉब से रिज़ाइन? जानने के लिए पढ़ते रहिए। सृष्टि बालकनी के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे बालकनी का दरवाजा खोलने में भी डर लग रहा था। बाहर प्रलय खड़ा है, ये सोच सोच कर उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो बालकनी का दरवाजा नहीं खोलेगी तो प्रलय का कोई पता नहीं कब वो घर के मेन गेट से भी अंदर घुस आए। उसने डर के मारे दरवाजा खोल ही दिया। सामने प्रलय खड़ा गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम जानती भी हो मैंने आज तक इतना वेट किसी का नहीं किया। अगर ये दरवाजा। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि तुरंत उसके करीब हुई और उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। चांद की रोशनी में सृष्टि का चेहरा चांदनी से नहाया हुआ था और प्रलय जिसकी धड़कनें पहले ही तेजी से चल रही थी, जब उसने सृष्टि के हाथ को अपने होठों पर महसूस किया तो बस वो धड़कने पागल हो उठी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बेहद धीमी आवाज में बोली, प्लीज धीमे बोलिए, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। प्रलय भी धीमे से बोला, मेरे लिए तो तुम्हें देखना ही कयामत के बराबर है। ये बोलते हुए उसके होंठ सृष्टि को छू रहे थे। सृष्टि को अपने बदन में एक कर्ट सा दौड़ता हुआ महसूस होने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ प्रलय के होठों से हटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्यों आए यहाँ पर? मैंने आपसे मना किया था ना कि आप मेरा पीछा नहीं करेंगे। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि प्रलय अब उसके सामने नहीं खड़ा था बल्कि कमरे के अंदर आ गया था। उसे यूं अपने कमरे में घुसते हुए देख सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत प्रलय के पीछे पीछे आए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये क्या बदतमीजी है? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने अब उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मुझे धीरे बोलने के लिए कह रही थी लेकिन अब खुद इतना तेज बोल रही हो कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। मुझे पिटवाने का इरादा है क्या? सृष्टि ने तुरंत मासूमियत से अपना सिर ना में हिलाया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, अगर इरादा होता भी तो इरादा पूरा नहीं होता मेरी जान। प्रलय राणा हूं मैं, नजरें उठे तो नज़रों को आंखों के समेत उखाड़ दूं। हाथ मुझ तक पहुंचना तो सामने वाले इंसान के लिए मौत के बराबर है। सृष्टि गुस्से से घूरने लगी और फिर धीरे से बोली, आप अपनी धमकियों से मुझे डरा रहे हैं। प्रलय उसके बिल्कुल करीब हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो प्यार करने के लिए बेसब्रा हूं, तुम इजाजत तो दो। सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई और बालकनी के दरवाजे की तरफ एक नज़र देखकर बोली, चुपचाप चले जाए यहाँ से, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती। प्रलय बेफिक्री से बोला, अगर करना चाहती हो तो करके देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो काम मुझे 2-4 दिन बाद करना है वो अभी कर दूंगा। सृष्टि हैरानी से बोली, कैसा काम? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर जाने का काम। ज़्यादा भारी नहीं हो तुम, कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा, डोली वोली की ज़रूरत नहीं है मुझे। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रलय को कैसे समझाएं कि वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, वो शादीशुदा है। उसकी एक्सप्रेशंस देखकर प्रलय की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। सृष्टि इस बार गुस्से से बोली, मुझे लगता है बचपन में ना आपके सिर पर कोई चोट लग गई थी, इसलिए आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आपको एक बात समझ में नहीं आ रही कि शादीशुदा लड़कियों के साथ इस तरह से बातें नहीं की जाती, उनके कमरों में ऐसे नहीं आया जाता। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं पागल हूँ, तुमने यकीन नहीं किया। अब दोबारा बता देता हूँ, मैं पागल हूँ मेरी जान, तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, और ये पागलपन ऐसा ही है, अब इसे तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। खैर ये बताओ, मुझे अपनी गोद में सुलाओगी या फिर अपनी बाहों में? उसकी बात सुनकर सृष्टि बार बार अपनी पलकें झपकाने लगी। इस बार प्रलय ने जो बात कही थी वो सुनकर पता नहीं क्यों उसे अपने गाल गर्म से होते महसूस हो रहे थे।
वो जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ भागी और वहां पर लगे हुए छोटे से आई कैमरा से देखने लगी कि कहीं कोई बाहर खड़ा तो नहीं। उसे यूं दरवाजे की तरफ भागते देख प्रलय हैरान था। वो उसके पास आया और उसके चेहरे बिल्कुल करीब चेहरा लाकर बोला, क्या देख रही हो बाहर और दरवाजे से क्यों देख रही हो? हम बाहर चलते हैं ना? उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि ने वापस प्रलय की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस दूसरी तरफ लेकर आए। दरवाजे से उनकी आवाज़ बाहर जा सकती थी। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की परेशानी और डर दिखाई दे रहा था। सृष्टि उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन अगले ही पल प्रलय ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर थामा और उन्हें देखने लगा। आज भी उसके हाथों में कई जगह जलने के निशान थे, तो कई जगह खरोचों और चोटों के। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, उस जल्लाद मानव का तो बंदोबस्त कर दिया है मैंने। लगता है तुम्हारी इस नकचरी ननद और सास का भी करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मानव को देहरादून भेजने वाला इंसान प्रलय है। वो हैरानी से बोली, आपने मेरे मानव? अभी वो बोली ही रही थी कि प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा। उसकी नज़रें सृष्टि पर सर्द हो गई थी और उन नज़रों को महसूस कर ही सृष्टि की बात अधूरी रह गई थी। प्रलय की आंखें ही बता देती थी कि जब उसे गुस्सा आता था तो बेइंतहा आता था। सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाए। प्रलय ने उसे शांत देख मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने ही मानव को देहरादून भिजवाया है और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मन तो उसका ऊपर की टिकट कटवाने का था, लेकिन फिलहाल उसे जिंदा रखा है। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि को गुस्सा आ रहा था। भले ही मानव उसे पर कितना मर्जी अत्याचार करता हो, लेकिन वो पति परमेश्वर होता है, विचारों वाली थी। हालांकि हमेशा से उसकी सोच ये नहीं थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उसके दिमाग में हर रोज एक ही बात डाली जाती थी कि पति बेशक से कुछ भी करे, लेकिन पति भगवान होता है और भगवान के सिर्फ पूजा की जाती है। उसके आगे सिर झुकाया जाता है, उसे आंखें नहीं दिखाई जाती। उसने तुरंत प्रलय को धक्का दिया और बोली, खबरदार जो मेरे पति के बारे में इस तरह की बकवास की तो। प्रलय उसके करीब हुआ और वापस उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारे पति के बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, और मैं तुम्हारे पति के बारे में क्या ही बात करूं। वैसे तो मैं उसके बारे में रोज ही बात करता हूं। तुमने सुना नहीं क्या प्रलय राणा नाम है तुम्हारे पति का? सृष्टि ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। इतना तो वो जानती थी कि वो चाहे जितना मर्जी कुछ भी कह ले, लेकिन प्रलय पर उसकी बातों का असर नहीं होने वाला। प्रलय उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोला, खैर ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। सृष्टि ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना चेहरा घुमाकर खड़ी रही। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मेरा कुछ मीठा खाने का मन रहा कर रहा है। सृष्टि ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, अच्छा तो मैं क्या करूं? अगर आपका मीठा खाने का मन है तो बाहर बाजार है, जाए और जाकर अपनी फेवरेट मिठाई लेकर खाए। आपको किसी ने रोक नहीं है, और आप तो ये भी नहीं कर सकते कि आपके पास पैसे नहीं है। राणा इंडस्ट्रीज जिसके पास हो, उसके पास पैसों की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। प्रलय मुस्कुराया और बोला, ये बात तुमने सही कही, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। पैसा तो इतना है कि पूरी दुनिया खरीद लूं, लेकिन बस एक ही चीज़ मैं खरीद नहीं सकता, उद्धरण चिन्ह। सृष्टि हैरानी से बोली, क्या? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें, इसीलिए तुम्हें पाना चाहता हूं। तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके तो मैं अपने साथ ले जाऊं, बेशक से शादीशुदा हो। दुनिया का कोई कोर्ट, कोई हाई कोर्ट मुझे रोक नहीं सकता। इतनी पावर है मेरे अंदर कि एक मानव तो क्या 10 मानव एक इशारे से संभाल लूं, लेकिन मेरी जान प्रलय राणा अगर हासिल भी करता है ना, तो उस चीज़ को बेहद नजाकत से हासिल करता है जिस पर उसका दिल अटका हो, क्योंकि अपने ही दिल को तकलीफ देना प्रलय राणा को नहीं आता। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय मुस्कुराया और बोला, खैर बाजार की मिठाई छोड़ो, ये बताओ वो चॉकलेट कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? इतना तो कन्फर्म है कि अभी तक तुमने उसे पूरा नहीं खाया होगा। वही खिला दो, तुम्हारे होठों का टेस्ट तो अभी भी उसमें होगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत से बोली, वो तो विनी ले गई। लेकिन बोलते बोलते वो चुप हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि प्रलय के सामने उसे इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। वही चॉकलेट के जाने पर प्रलय को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो चॉकलेट प्रलय ने सृष्टि को दी थी। बेशक से विनी उससे पूरी दुनिया भर की चॉकलेट ले ले, लेकिन वो चीज़ उसने छुआ भी कैसे जो उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिवर्स को दी थी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा झलक रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही सृष्टि को उसके गुस्से की हद बता रहे थे। वो तुरंत बोली, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, विनी छोटी है, उसका चॉकलेट खाने का मन करता है, तो वो ले गई। प्रलय ने उसे घूर कर देखा। मतलब जो खुद इतनी मासूम है, वो प्रलय राणा को पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। वही उसके घूरती हुई नज़रें खुद पर महसूस कर अब सृष्टि की बोलती बंद हो गई।
प्रलय एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, चॉकलेट नहीं है तो क्या हुआ? और भी बहुत कुछ है ऐसा जिसे खाकर मैं अपना मुंह मीठा कर सकता हूँ। सृष्टि हैरानी से बोली, क्या? क्या है ऐसा मेरे पास? कुछ भी नहीं है, और हमारे यहाँ पर कमरों में ऐसा कुछ नहीं रखा होता। प्रलय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मेरे सामने तो वो चीज़ अभी भी है, मेरे लिए दुनिया जहान में सबसे मीठी चीज़। उसका इशारा अपने चेहरे की तरफ देखते हुए देख सृष्टि ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। प्रलय के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए। सृष्टि उससे दूर होते हुए बोली, सोचिएगा भी मत, मैं आपकी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन ऐसी वैसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। सृष्टि बुरी तरह से कांपने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। पता नहीं दिल में कैसे एहसास हो रहे थे जो उसे पागल कर रहे थे। ना वो प्रलय से दूर जा पा रही थी और ना ही प्रलय के करीब रह पा रही थी। प्रलय सच में उसकी जिंदगी में एहसाओं का प्रलय बनता जा रहा था। प्रलय उसके चेहरे के करीब हुआ। सृष्टि ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ रुक जाए, मत कीजिए कुछ ऐसा वैसा। वो बोलती ही रह गई और प्रलय ने पहले उसकी दाएं आंख पर बड़ी ही नजाकत से अपने होंठ रखे और फिर बाएं आंख पर। सृष्टि की आंखों में नमी थी जो उसके होठों की छुअन को महसूस कर ही आंखों से उतर गई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। वो बस एकटक प्रलय को देख रही थी जो बेहद प्यार अपने चेहरे पर लिए सृष्टि को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, जैसे उसके सामने सच में उसकी पूरी दुनिया हो और वो एक ही नज़र में उस दुनिया को अपनी आंखों में बसा रहा हो। सृष्टि का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे दिल में एक हलचल सी महसूस हो रही थी जो तब होती है जब पहली बार इंसान इश्क में महसूस करता है। प्रलय ने उसके चेहरे को छोड़ा और बोला, जाओ जाकर सो जाओ। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसका गला बुरी तरह से सूख रहा था। प्रलय उसे यूं ही चुपचाप खड़े देख एक बार फिर से बोला, कहाँ ना जाकर सो जाओ, जाओ जल्दी। जैसे ही उसने दोबारा कहा, सृष्टि तुरंत से जाकर बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। तकरीबन 2 मिनट बाद उसने दोबारा अपनी आंखें खोली और कमरे में इधर उधर नजरें घुमाई, लेकिन प्रलय उसे कहीं नजर नहीं आया। तभी प्रलय की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, अब अगर दोबारा आंखें खुली तो मैं खुद तुम्हें नहीं सोने दूंगा, पूरी रात परेशान करूंगा और मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है वो परेशानी क्या होगी। प्रलय की आवाज़ सुनकर ही सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई थी। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठी तो उसे सामने प्रलय सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ दिखाई दिया। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपना सर तकिए पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी आंखें खोलने की। वही प्रलय उस चेयर पर बैठे चुपचाप उसे देखे जा रहा था। ना उसकी पलकें झपक रही थी और ना ही उसकी नज़रें इधर उधर हो रही थी। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसकी सृष्टि, उसकी यूनिवर्स पर टिकी हुई थी। क्या सोच रहा है प्रलय? मानव के बाद क्या करेगा वो संतोष जी और विनी का? कब बनाएगा प्रलय सृष्टि को अपना? जानने के लिए पढ़ते रहिए।